वेलकम ऑल द व्यूअर्स। आज के इस व्याख्यान में बहुत सारे प्रश्न आए हैं, उसका मैं उत्तर देना चाहता हूं। क्योंकि अभी आप लोग जैसा कि जान रहे हैं, बीटी एक्ट पर एक प्रारंभिक व्याख्यान दिया जा चुका है, जो कि आउटलाइन के रूप में आप लोगों ने उसको देखा और सुना। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि पहले के हैं, समयाभाव के कारण उसका उत्तर नहीं दिया जा सका था। और कुछ प्रश्न आज और कल 2-3 दिन के अंदर के प्रश्न हैं। यद्यपि कि कुछ प्रश्नों का उत्तर पहले के व्याख्यान में भी आ चुका है और बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मैंने YouTube पर भी दिया है और कुछ सिलेक्टेड प्रश्न का उत्तर मैंने व्हाट्सएप के जरिए भी दिया है। बहुत सारे लोग अब कोई व्हाट्सएप नंबर पूछते हैं, कोई एड्रेस पूछते हैं, कोई मिलने का समय पूछते हैं। तो आज इस छोटे से लेक्चर में सभी प्रश्नों को समाहित करने के पहले मैं अपना फ़ोन नंबर देता हूं, ताकि अगर कोई ऐसा प्रश्न हो जो अभी व्याख्यान चल रहा है उस व्याख्यान से संबंधित हो, यानी कि लैंड लॉ से संबंधित हो, भूमि कानून से संबंधित अगर कोई प्रश्न है या कोई प्रॉब्लम है, तो उसका उत्तर पाने के लिए आप YouTube पर लिख करके या व्हाट्सएप पर लिख करके या मौखिक भी पूछ सकते हैं। लिखित रूप में जो लोग पूछते हैं उनसे निवेदन है कि अपना नाम और पेशा और स्थान 3 चीज जरूर लिखें शॉर्ट में, कहाँ से प्रश्न कर रहे हैं और आप क्या करते हैं, ताकि उसी हिसाब से हम उत्तर दे सकें। अगर कोई विधि व्यवसायी है अधिवक्ता तो अपना अधिवक्ता लिख सकते हैं, न्यायिक पदाधिकारी है तो न्यायिक पदाधिकारी लिख सकते हैं, रैंक लिख सकते हैं। और अन्य प्रकार से विधि व्यवसाय से जुड़े हुए लोग जो हैं वो लोग भी उस तरह से संकेत दे सकते हैं। उसी हिसाब से हम और भी सरल तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। जहां तक नंबर और एड्रेस का सवाल है, आप YouTube पर खोजेंगे तो YouTube पर मेरा नाम, पूरा पता और फोन नंबर भी दिया हुआ है, और जो फोन नंबर उसमें दिया हुआ है उस पर व्हाट्सएप नंबर भी वही है। फिर भी अब सभी श्रोताओं के लिए जिनका अनुरोध बार बार आ रहा है, मैं फोन नंबर लिखाता हूं, आप लोग उसको लिख लीजिए। जिस फोन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यानी कि मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर जो एक ही है, वो BSNL का है। उसका नंबर है 9431078617। फिर से हम रिपीट कर देते हैं, 9431078617। दूसरा नंबर जो है जियो का है, इस पर व्हाट्सएप नहीं है। दूसरा नंबर है 7903931874। रिपीट करते हैं, 7903931874। लैंडलाइन नंबर भी है। कुछ ऐसा भी प्रश्न हो सकता है जिसमें कुछ देर बात करने की आवश्यकता हो, तो लैंडलाइन नंबर पर फोन कर सकते हैं। वो जब हम ऑफिस चैम्बर में रहेंगे तो लैंडलाइन पर बात हो जाएगी। हाँ, उस समय भी बता देते हैं। तो पहले लैंडलाइन नंबर लिखिए, पटना का कोड लगाना पड़ेगा। बहुत से लोग तो अब आजकल लैंडलाइन भूल गए हैं, लगाना भूल गए हैं। आप मोबाइल से लगाइएगा। 0612 कोड नंबर पटना का, और लैंडलाइन नंबर है 2592260। यानी कि अगर मोबाइल से आप लगाते हैं
तो आपको 0612 कोड नंबर लगाने के बाद 2592260 इस पर। अब जहाँ तक टाइमिंग का सवाल है कि अगर फ़ोन से कुछ बात करनी है और शॉर्ट में कुछ पूछना है तो वो फैक्ट पूरा सही सही जानकारी कर लीजिएगा और सटीक कम समय में कम शब्दों में प्रश्न कीजिएगा तो उसका तुरंत सटीक जवाब दिया जाएगा परिचय के साथ। तो इसका समय आप जब वर्किंग डे रहेगा यानी कि हाई कोर्ट जब खुला रहेगा तो शाम के 7 बजे से लेके रात के 9 बजे तक इस बीच में आप प्रश्न पूछ सकते हैं। और अगर छुट्टी का दिन है जिसमें हाई कोर्ट बंद रहता है तो 5 बजे शाम से लेकर के 8 बजे रात्रि तक पूछ सकते हैं। तो ये तो रहा जिज्ञासा आपका फ़ोन नंबर का और टाइमिंग का। अब प्रश्न हम सिलसिलेवार ढंग से लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है यश चौहान जी का। ये कहाँ से प्रश्न किए हैं और क्या करते हैं ये पता नहीं। इन्होंने पूछा है कि रैयत और अंडर रैयत में क्या अंतर है। तो जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूं कि हर एक्ट पर जो भी कानून है भूमि से संबंधित उस कानून में जो विशेष प्रावधान है और जिसकी ज्यादा आवश्यकता होती है उसके बारे में हम विस्तृत रूप से बताएंगे। और पहले भी बता चुके हैं कि बीटी एक्ट में बहुत सा पुराना प्रावधान जो है आज के तारीख में अब वो लागू नहीं है और उसकी उपयोगिता नहीं है, इसलिए उसके बारे में अब बताने की आवश्यकता नहीं। लेकिन समझने के लिए कि पुराने कागजात को कैसे समझें, उस समय की क्या स्थिति थी जमींदारी के समय, थोड़ा सा उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर में कुछ बता चुके हैं, अब उस एक्ट के बारे में पूरा डिटेल बताएंगे। उसी क्रम में इस प्रश्न का भी फिर डिटेल से आएगा। लेकिन यहाँ पर इनका चूंकि प्रश्न है कि रैयत और अंडर रैयत में क्या अंतर है, एस चौहान जी का। तो रैयत के बारे में बता चुके हैं मोटे मोटी तौर पर, कानून में भी वही है कि जो व्यक्ति खेती करता है स्वयं या अपने नौकर से या भाड़ा के मजदूर के से खेती करता है और जमीन अपने पास रखता है और जमींदार को लगान देता है, वो रैयत हो गया। अगर उसी रैयत के अंडर में कोई दूसरा रैयत खेत जोत रहा है, यानी कि अगर हम खेत जोत रहे हैं, हमको अब साधन नहीं है, सामर्थ्य नहीं है या समय नहीं है, हम खुद नहीं कर सकते हैं, नौकर चाकर से नहीं करा सकते हैं, तो हम किसी दूसरे रैयत को, किसी व्यक्ति को कहेंगे तुम जोतो और जोत के उपज में हमको बांट करके दो। अब वो बांटने का क्या तरीका होगा, ये दोनों के बीच का मामला है, उसका कोई कानून नहीं है लिखित। लेकिन ज्यादातर इसको बटाई जो बोलते हैं या सिक भी आधा आधी लोग बांटते हैं, कहीं कहीं कम बेस भी है। तो जो ओरिजिनली जो शुरू से जो रैयत खेत जोत रहा है जमींदार से लेकर के या जमींदारी समय से जोत रहा है वो रैयत कहलाया। और जब वो किसी दूसरे व्यक्ति को जोतने के लिए दे रहा है और दोनों के बीच में कोई तय हो गया शर्त कि हम इतना पैदा लेंगे, आपको खेती करेंगे, हम खेती करने में आपको क्या मदद देंगे, बहुत तरह तरह का अलग अलग क्षेत्र में होता है। कहीं पर लोग खाद बीज पानी में जो पूंजी लगता है खेती करने में उसमें भी आधा आधा लोग देते हैं। जैसे जमीन का जो रैयत हुआ, मूल रैयत, वो आधा सहयोग किया, आधा बटेदार ने किया। कहीं पर है कि सारा काम बटेदार को ही करना पड़ता है। तो इस तरह से वो कानून में नहीं है, वो दोनों पक्षों के बीच में करार के ऊपर है। तो मुख्य रैयत जो हुआ वो रैयत कहलाया। और अगर वो दूसरे को जोतने के लिए दे दिया और उस शर्त लगाया जो करार हुआ दोनों के बीच में कि उपज में कितना लेन देन होगा और उपज के लिए जो पूंजी लगेगा उसमें कितना का लेन देन दोनों में होगा, उसके आधार पर वो रैयत दर रैयत कहलाता है। यानी कि अंग्रेजी में उसको अंडर रैयत बोलते हैं। तो एक होगा रैयत, एक दर रैयत। तो रैयत का दो कैटेगरी है, वो बीटी एक्ट का मामला है और बीटी एक्ट का चल ही रहा है, इसलिए यहाँ पर भी समझाते हैं, फिर अगले लेक्चर में उसको समझाने की आवश्यकता नहीं होगी।
रैयत दो प्रकार के हुआ। एक तो रैयत हुआ जो सिर्फ जमीन लिया जमींदार से और जोत रहा है, वो रैयत हुआ। एक ऐसा भी रैयत होता है जो जमींदार से जमीन भी लिया, जोत भी रहा है, और जमींदार को लगान वसूल करके देता भी है दूसरे रैयत से, तो उसको टेन्यूर होल्डर बोलते हैं। तो वो टेन्यूर होल्डर आधा समझिए कि वो रैयत भी है और आधा जमींदार भी है। जिस रैयत से वो लगान लेके वो जो जमींदार को देता है, तो उसके लिए वो मध्यवर्ती हो गया, उसका अलग से वर्गीकरण किया गया, टेन्यूर होल्डर उसको बोलते हैं। तो टेन्यूर होल्डर भी जो जमीन वो खुद लिया है अपने जोतने के लिए या मिला है उसको जमींदार से, उसका भी कॉन्ट्रैक्ट जमींदार से हुआ, उसका भी करार हुआ, कैसे लेगा क्या करेगा। वो भी अगर किसी रैयत को देता है जोतने के लिए अपना जमीन जो उसको एज ए टेन्यूर होल्डर मिला हुआ है, तो उस जमीन में भी वो कहलाएगा रैयत, और जो जिसको जमीन जोतने के लिए दिया वो अंडर रैयत। तो यही फर्क है। रैयत का मतलब हुआ जो मूल किसान जो शुरू से जोत रहा है मुख्य रूप से वही, और उसके द्वारा कोई दूसरे को दिया गया जमीन और दूसरा किसान उसको जोत रहा है, ये दूसरा व्यक्ति जोत रहा है, तो हो गया। यही फर्क है। एक के पास स्वामित्व है, उसके पास स्वामित्व के साथ साथ कब्जा भी है, जमीन को धारण करने का रखने का अधिकार भी है, जोतने का अधिकार भी है। तो ये अधिकार जो रैयत का है आज के तारीख में यही रैयती हक, रैयती इसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं राइट। तो राइट का मतलब क्या हुआ, हमको ये संपत्ति रखने का अधिकार है, हमको कोई हटा नहीं सकता। तो जब कोई हटा नहीं सकता है तो इसका माने हम इसके स्वत्वधारी हो गए, टाइटल होल्डर भी हो गए। तो आज के तारीख में जो कानूनी प्रावधान है उसके हिसाब से जो रैयत जमीन धारित करता है और जोतता है और सरकार को लगान देता है, क्योंकि अब सरकार लगान लेती है जमींदार के जगह पर, तो वो स्वत्वधारी भी है उस जमीन का, उसके पास टाइटल है। और टाइटल कैसे एक्वायर हो गया इसके बारे में फिर और हम आगे चर्चा करेंगे। पहले भी जुडिशियल एकेडमी में जब क्लास लिए थे तो इस पर बहुत ऑफिसर ने प्रश्न पूछा था कि टाइटल तो हुआ नहीं, ये जमींदार के पास जमीन का अधिकार था, जमींदार ने रैयत को जोतने के लिए दिया, तो पोजीशन सिर्फ है, टाइटल कैसे एक्वायर हुआ। तो जो रैयत को रैयती हक प्राप्त हुआ और जिस अधिकार से वो जोत रहा है, तो वही अधिकार को खेती के जमीन के लिए, एग्रीकल्चर लैंड के लिए, खेती के अलावे जो एग्रीकल्चर से जुटा हुआ अन्य भूमि है जिसके बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं, बाग बगीचा, खलिहान है, तालाब है, ये सब जो भी है खेती के साथ जो जुड़ा हुआ है, खेती से संबंधित है जमीन, वो सब का भी अधिकार स्वत्व का उसी रैयत को हो जाता है। यानी कि वो जोतने कोड़ने के साथ साथ, कब्जा रखने के साथ साथ वो स्वत्वधारी भी है, टाइटल होल्डर है। इसलिए वो जब चाहे किसी को वो जमीन बेच सकता है, दान कर सकता है, वसीयत कर सकता है, इजारा कर सकता है, पट्टा कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और उसके मृत्यु के बाद उसके जो वारसान है, वो हिंदू है तो हिंदू धर्म के हिसाब से, मुसलमान है तो मुसलमान धर्म के हिसाब से, ईसाई है तो ईसाई धर्म के हिसाब से, जो उसका वारिस होगा उस वारिस को वो प्राप्त हो जाएगा। यानी कि रैयती राइट इज ए हेरिटेबल एज वेल एज ट्रांसफरेबल राइट। तो ये सतत प्रक्रिया से बीटी एक्ट के प्रावधान के तहत ही वो राइट क्रिएट हो जाता है, यानी कि टाइटल क्रिएट हो जाता है। ऐसे टाइटल क्रिएट करने के लिए टीपी एक्ट जो है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जिसको बोलते हैं संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, उसके तहत कोई भी अचल संपत्ति का स्वत्व जिस व्यक्ति के पास है, वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को वो स्वत्व का हस्तांतरण करेगा, यानी कि ट्रांसफर करेगा, तब होगा। और वो ट्रांसफर करने का तरीका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दिया हुआ है। उसमें से एक तरीका है सेल, जिसको कि बिक्री कहते हैं, उर्दू में उसको बै कहते हैं। बिक्री कर देगा तो जो बेचे वाला है उसका जो टाइटल है वो खरीदने वाले को प्राप्त हो जाएगा। दूसरा तरीका है दान, यानी कि गिफ्ट, उर्दू में उसको हिब्बा बोलते हैं, हिब्बा करना या अता करना।
दे देना। तो जो व्यक्ति स्वतःधारी है, जिसका जमीन है, जो टाइटल होल्डर है, और किसी को वो गिफ्ट कर देगा, दान में दे देगा, तो वो उसका स्वत हस्तांतरित होकर उसके पास चला जाएगा। तो ये सब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। अगर कोई वसीयत लिख दिया, विल यानी कि इच्छा पत्र, और वो आदमी जब मर जाएगा तो उस संपत्ति जिसको इच्छा पत्र लिखा उसको प्राप्त हो जाएगा। और अगर कोई इजारा कर दिया तो जितना दिन के लिए इजारा किया उसके कब्जा में रहेगा, वो उसका फसल बोएगा और उसका उपज लेगा, और उसको जो अगर सूद पर है इजारा तो सूद देगा, नहीं तो फसल पर है तो फसल देगा, और नहीं तो जो रुपया दिया है उसका उपभोग करेगा जो मॉर्गेजर, और ये जमीन का उपयोग करेगा। तब इजारा कई तरह का होता है। तो इस तरह से रैयत को दोनों तरह का राइट हो जाता है, एक जमीन को रखने का, जिसको रैयती राइट कहते हैं, उसके साथ साथ स्वत्व प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर जो स्वत्व होता है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के जो विभिन्न प्रकार के ट्रांसफर होते हैं उसके अनुसार नहीं होता, बल्कि जब परमानेंट सेटलमेंट का आया कानून पूरे बंगाल में और जमींदारों के साथ सेटल कर दिया गया, तो एक एक की जमीन का मालिक जमींदार हो गया, और जमींदार ने रैयत को जोतने के लिए दे दिया, तो रैयत उसका जोतने का अधिकारी बना। लेकिन अगर वो कंटिन्यूअस जमीन जोतते रह गया 12 साल से, तो वो सेटल्ड रैयत हो गया, तो उसको रैयती राइट एक्वायर हो गया। अब उसको टाइटल भी माना जाएगा और लैंडलॉर्ड को हटाने का उसका अधिकार नहीं। तो इसको ठेठ शब्द में समझ सकते हैं कि अगर आपका मकान कोई है और या कोई जमीन है, आपने किसी को किराए पर दे दिया, 1 महीना के लिए, 1 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, कोई टाइम लिमिट हो सकता है दोनों के करार से। लेकिन अगर आप किसी को दे दीजिए आजीवन, आजीवन आप किसी को दे दीजिए, तो उसी का हो गया, जब तक वो रहेगा उसका होते रहेगा। और आजीवन को और आगे बढ़ाने के लिए लोग लिख देते हैं नस्लन बाद नस्लन, बतलन बाद बतलन, माने एक नस्ल से दूसरे, माने वो हमेशा, उसको उर्दू में वर्ड है इस्तेमरारी, यानी कि परपीचुअल, अंग्रेजी में कहते हैं परमानेंट। तो लीज जो होता है वो जमींदार लोग पहले जो पट्टा देते थे, यानी कि रैयत को जोतने के लिए देते थे 3 प्रकार से, या तो मौखिक कह दिया और बाद में लगान लेने लगे, या शुरू में ही लगान निर्धारित करके रसीद काट दिए, कब्जा दे दिए, या हुक्मनामा के जरिए दे दिए। तो किसी प्रकार से जमींदार ने रैयत को परमिशन दे दिया जोतने का, जोतने लगा और वो लगान देने लगा। तो ये जो रिश्ता कायम हो गया लैंडलॉर्ड टेनेंट का, तो कहीं पर लिखा हुआ नहीं, हो सकता हुक्मनामा में भी नहीं लिखा हो, हुक्मनामा रजिस्टर्ड हो। तो परमानेंट लीज करने का अधिकार जमींदार को था। बड़े बड़े जमींदार जिनमें ज्यादा जमीन का होता था, तो परमानेंट लीज रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से ही होता है, पहले लोग करते थे। लेकिन बाद में छोटे छोटे किसान या छोटे जमींदार लोग वो हुक्मनामा दे देते थे, अनरजिस्टर्ड रहता था, सादा हुक्मनामा, या कोई हुक्मनामा भी नहीं दिया, जवानी दे दिया और कब्जा दिला दिया कि ठीक है जो तो इतना हम लगान लेंगे। कोई कोई हुक्मनामा लिख करके दे दिया सादा कागज पर, कोई प्रिंटेड फॉर्म हुक्मनामा का रहता था। तो हर जगह अलग अलग किस्म का आपको मिलेगा। लेकिन किसी भी प्रकार से अगर रैयत के कब्जा में आ गया, रैयत जोत रहा है, लगान दे रहा है, अब 12 साल से लगातार जोत रहा है, तो उसको सेटल्ड रैयत बोलते हैं। और जैसे ही वो सेटल्ड रैयत हो गया, उसको ऑक्यूपेंसी राइट भी हो गया, चूंकि एक ही जगह वो रह रहा है, एक ही मौजा में है और जमीन जोत रहा है, तो उसको राइट, टाइटल, इंटरेस्ट जो कहते हैं सब प्राप्त हो गया। उसको जमींदार से अलग से कोई टाइटल का डॉक्यूमेंट बनाने की आवश्यकता नहीं है, वो बाई कंडक्ट माना जाएगा, और वो एक तरह से माना जाएगा कि वो परमानेंट लीज हो गया जनरेशन टू जनरेशन। यहाँ पर लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट के एक्शन से ही परमानेंट लीज क्रिएट हो जाता है। इसी बात पर पिछले लेक्चर में और कुछ प्रश्न के उत्तर में मैंने बताया था, पटना हाईकोर्ट का फुल बेंच जजमेंट है जो मसोमात उगनी भरसत चोबा महतो, AIR 1968, सुप्रीम कोर्ट, पेज 340, उसी पेज में ये जजमेंट दिया हुआ है। और पहले के भी फुल बेंच जजमेंट, डिवीजन बेंच जजमेंट है। तो ऐसी स्थिति में ये प्रश्न
कंप्लीट हो जाता है रैयत और अंडर रैयत का जो बाकी। दूसरा है विकास कुमार का प्रश्न, ये भी पता इन्होंने नहीं दिया है और पैसा भी नहीं दिया है, लेकिन इनका प्रश्न है कि सर्वे खतियान किस आधार पर बना है, उसका बेसिस क्या है। जैसे कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ तो उसका क्या बेसिस है। तो सर्वे की प्रक्रिया तो हम बता चुके हैं, आप उसको अगर ध्यान से सुने होंगे तो आपको समझ जाना चाहिए। ये प्रश्न का उत्तर जो है उसी में निहित है, जो सर्वे के ऊपर 2 या 3 लेक्चर पीछे हो चुका है। अगर आपको और जानकारी लेना है तो फिर से वो सब लेक्चर को ध्यानपूर्वक सुनिए, उसमें आपको जवाब मिल जाएगा। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर शॉर्ट में आपको बता देना चाहते हैं कि सर्वे के समय जो पहले से कोई व्यक्ति को कोई कागज है, सर्वे के समय आपके पास जमींदार का कोई हुक्मनामा है या पहले से जमींदार आपको रसीद दे रहा है, आप लगान दे रहे थे तो वो रसीद है, या आपने किसी से इजारा पट्टा, बख्शिशनामा, बैनामा, कोई कागज आपके पास है, किसी भी प्रकार से आपके पास कोई कागज है तो वो सर्वे के अधिकारी देखेंगे। और अगर कोई कागज नहीं तो आपका कब्जा देखेंगे और कब्जा के बारे में पूछेंगे कब से है, कितना दिन से कब्जा है। तो ये सब को छानबीन करके जो बुझारत होता है उसमें भी जमीन पर जाकर के लोग बुझते हैं और खाना पूरी होता है, जब रहती पर्चा बनता है। ये सब प्रक्रिया जो 7 स्टेप बताए थे तो वो सब मिला करके सर्वे के अधिकारी लोग खतियान बनाते हैं। तो हो सकता है कि आपके पास कुछ नहीं हो लेकिन आप ही का कब्जा हो और कोई व्यक्ति आपके विरोध में नहीं बोला हो, तो सर्वे के अधिकारी जो होंगे वो मानेंगे कि आपकी चीज है। तो इसीलिए खतियान का बीटी एक्ट में आगे बताएंगे, धारा 103 में जब आएंगे तो बताएंगे कि खतियान की मान्यता कानून में ये है कि वो सही बना, और दूसरी मान्यता ये है कि जिस व्यक्ति का नाम दिया हुआ उस व्यक्ति का कब्जा उस समय था जिस समय खतियान बना, और उसके पहले भी उसी का कब्जा था और उसके बाद भी उसी का कब्जा चला रहा है। ये तीनों उसको बोलते हैं आगे और पीछे और वर्तमान जिस समय बना, तीनों समय उसका कब्जा माना जाएगा कानूनी रूप से, जब तक कि कोई व्यक्ति उसके बारे में उसके विरोध में कुछ सबूत नहीं देता। तो कानूनी मान्यता उसको प्राप्त है खतियान को। तो ये सब किसी प्रकार से भी खतियान बना हो, आधार यही सब था उस जमाने में। तो आपके प्रश्न का आंसर हो गया। आप पिछला लेक्चर भी सर्वे का सुन लीजिए तो भी और क्लियर हो जाएगा। और फिर आगे जब आएंगे बीटीएफ के चैप्टर 10 में जहां सर्वे के बारे में बताया गया है तो और विस्तृत बताएंगे, फिर उसको भी सुनिएगा। उसके बाद प्रश्न है आर्यन आदित्य, ये भी अपना पेशा और स्थान नहीं बताए, लेकिन इनका कहना है कि CS खतियान, कैडेस्ट्रल सर्वे खतियान फट गया है, कहाँ से मिलेगा। देखिए ये सब शिकायत आजकल बहुत आ रहा है और ये प्रश्न कई बार हमसे पूछा गया है, क्लास में भी लोग जजेज लोग पूछे हैं। चूंकि उनके सामने प्रॉब्लम आता है, खतियान नहीं मिलता है और उस पर कंट्रोवर्सी होता है तो जजमेंट देने में डिफिकल्टी होती है। ये सब कारणों से ये प्रश्न बहुत वाजिब है। तो जैसा कि आप जानते हैं, पहले भी बता चुके हैं, जब खतियान बन जाता है और जब फाइनल पब्लिश हो जाता है तो ओरिजिनल कॉपी जो खतियान बनता है उसका एक रजिस्टर भी बनता है जिसको इंडेक्सिंग कहते हैं, और उसको एब्स्ट्रैक्ट, खतियान का जो एब्स्ट्रैक्ट होता है, एब्स्ट्रैक्ट का माने खाता नंबर 1 कौन रैयत का बना, उसमें कितना अराजी है और कितना मालगुजारी है, कौन जमींदार है, ये तो उसका एक अलग रजिस्टर बनता है। उस रजिस्टर का नाम है तेरीज। तो अगर खतियान नहीं है तो तेरीज से आप उसका ले करके वेरीफाई कर सकते हैं कि किस रैयत का खतियान में उस समय नाम था। तेरीज के आधार पर वो क्लियर हो सकता है। तो ये समझ गए। दूसरा है कि वो खतियान तो रैयत को मिल गया तो वहां पर जो रहता है खतियान, वो रजिस्टर में वो बाइंडिंग किया हुआ रहता है, एक कॉपी जो रहता है। अगर वो फट गया तो उसका एक कॉपी ब्लॉक में, जब ब्लॉक बना था 1955-56 में, अंचल बाद में जो कहलाया, तो वहां कार्यालय में भेजा गया। चूंकि उसी खतियान के आधार पर जमींदार ने जो रिटर्न जमाबंदी दिया वो दोनों को मिला करके और बुझारत के बाद रजिस्टर 2 बना था। तो
वहां पर हर कर्मचारी के पास, यानी कि अंचल अधिकारी के कस्टडी में भी एक खतियान होता है, वो उस खतियान का कॉपी है, उससे भी आप प्राप्त कर सकते हैं, उससे मिलान कर सकते हैं। और जब 1973 में म्यूटेशन एक्ट बना तो उसमें भी खतियान को अप टू डेट करने का प्रावधान बना। उसके हिसाब से वहाँ बहुत जगह हुआ है, बहुत जगह नहीं हुआ, बहुत जगह जानकारी के अभाव में लोग किए नहीं, आम जनता को भी मालूम नहीं, कर्मचारी को भी मालूम नहीं, अंचल अधिकारी को मालूम नहीं, तो अप टू डेट खतियान नहीं बना, लेकिन उसके पास रहता है, उसको बनाने का उत्तरदायी था पुराने कानून में। तो ये भी बताएंगे जब सर्वे के बारे में बताएंगे कि कौन कौन एक्ट में सर्वे का प्रावधान है। एक बार और बता चुके हैं कि कई एक्ट के बारे में, जिसमें कि लिस्ट ऑफ एक्ट बताए थे उसमें बता चुके। तो जहां कहीं भी आपको कोई प्रश्न के बारे में डिटेल जानना हो और डाउट हो तो पिछला व्याख्यान को जरूर सुन लीजिएगा, उससे क्लियर हो जाएगा। तो ये आप समझ गए खतियान के बारे में, इनका सवाल का आंसर हो गया। उसी तरह से सोनू कुमार का पेशा क्या है और पता क्या है मालूम नहीं है, लेकिन इनका कहना है कि बिना पार्टीशन के जमाबंदी कायम कर देता है कर्मचारी लोग या ब्लॉक के पदाधिकारी लोग। अब इसके बारे में भी अलग से आपको बताएंगे, लेकिन अभी आपके प्रश्न के संबंध में शॉर्ट में बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा और पिछला लेक्चर भी सुनिएगा जिसमें कि बता चुके हैं कुछ, और आगे जो आएगा लेक्चर उसको भी सुनिएगा। देखिए, रैयत के नाम से रजिस्टर 2 खोलने के लिए जो अधिकार दिया गया, यानी कि जमाबंदी कायम करने के लिए सरकार के सृष्टा में, जो कि पहली बार हुआ अंचल कार्यालय जब बना 55-56 में, तो वहां पर कर्मचारी, इंस्पेक्टर और अंचल अधिकारी और बीडीओ, पहले तो शुरू में बीडीओ का ही पोस्ट था, दोनों के इंचार्ज थे, बाद में पोस्ट अंचल अधिकारी का क्रिएट किया गया, तो बीडीओ को डेवलपमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया और अंचल अधिकारी को रेवेन्यू का इंचार्ज बना दिया। तो अंचल अधिकारी के अंडर में इंस्पेक्टर जो होते हैं वो होते हैं सर्किल इंस्पेक्टर, और उसके नीचे हल्का कर्मचारी कहलाते हैं। हल्का इसलिए कहलाते हैं कि कई गांव मिला करके एक हल्का बनाया गया, और हल्का कर्मचारी उस गांव के अंतर्गत, मतलब उस हल्का में अगर 6-7 गांव है तो सातों गांव का जो जमीन से मालगुजारी से संबंधित मामला है रैयत का, वो एक पर्टिकुलर कर्मचारी देखेगा। तो हर हल्का का एक कर्मचारी हो गया इंचार्ज, और कई हल्का मिला के एक सर्किल बनाया गया। तो जिस सभी हल्का कर्मचारी उस सर्किल के अंदर आते हैं उनका इंचार्ज सर्किल इंस्पेक्टर बना, और एक अंचल के अंदर कई सर्किल अगर हो गए तो उसका जो ऑफिसर हुआ वो सर्किल ऑफिसर हुआ। तो कर्मचारी, सीआई सर्किल इंस्पेक्टर और अंचल अधिकारी तीनों को ये अधिकार प्राप्त था सरकार के द्वारा शुरू में रैयत का जमाबंदी बनाने का, खोलने का या रजिस्टर 2 बनाने का। आधार उसके पास पहले भी बता चुके, आधार था रिटर्न जमाबंदी, दूसरा आधार था बुझारत, फील्ड बुझारत, जमीन पर जाके उसको पूछना और वेरीफाई करके, तो कोई भी खोल दिया, वहां पर उसको पार्टीशन का कोई सवाल नहीं था, क्योंकि जमींदारी गई और जमींदारी आने के बाद रिटर्न जमाबंदी था, उसी के आधार पर उसने खोल दिया। अब आज के तारीख में अगर जमाबंदी खोलना है या बदलना है या सुधार करना है तो वैसा जमाबंदी खोल सकता है जिसमें कि आज तक किसी का नाम नहीं चढ़ा है और पर्याप्त कागजात है, तो वो भी खोल सकता है। और नहीं तो फिर अगर कोई व्यक्ति रैयत है, वो मर गया, जिसका रजिस्टर 2 में नाम है, तो उसका वारिस कोई जाएगा, उसका उत्तराधिकारी जाएगा, आवेदन देगा, उसको वेरीफाई करके वो उसका नाम दाखिल खारिज होगा। या अगर कोई बेच दिया, गिफ्ट कर दिया, विल कर दिया, उसके आधार पर होगा। तो ये सब तरीका है। तो यहाँ पर पार्टीशन कोई जरूरी है। अगर 4 भाई हैं, चारों में बंटवारा हो गया और मालगुजारी एक ही आदमी के नाम से, बाप दादा के नाम से चलते आ रहा है, तो बंटवारा के आधार पर, अगर कोर्ट से बंटवारा हुआ है डिग्री का, तो उसके आधार पर भी अलग अलग हो जाएगा। अगर रजिस्टर्ड डीड से हुआ है बंटवारा का रजिस्ट्री से भी होता है बंटवारा, तो उसके आधार पर भी वो अलग अलग लगित कर देगा, यानी कि रजिस्टर 2 में नाम चढ़ जाएगा। अगर मौखिक बंटवारा किए हैं तो मौखिक के आधार पर नहीं करेगा जब तक कि कोई कागजी प्रमाण नहीं हो, तो मौखिक बंटवारा के आधार पर तभी करेगा
जब मौखिक बंटवारा का एक चार्ट आवेदन में बना के और जितने पटीदार हैं सब लोग मिल के देते हैं कि हम लोग 4 भाई हैं, चारों बंटवारा कर लिया, बंटवारा से हम लोग का चार्ट शेड्यूल बना है और यही सब जमीन है जिस पर हम लोग अलग अलग कब्जा में आ रहे हैं, रसीद हमारा पूर्वज के नाम से, बाप दादा किसी के नाम से कट रहा है, लेकिन अब उनका मृत्यु हो गया, बंटवारा के आधार, या अगर जीवित भी हैं तो अब हम बंटवारा के आधार पर चाहते हैं कि 4 अलग अलग जमाबंदी कायम कर दिया जाए, तो उसके आधार पर भी वो कर सकता है। या बहुत लोग हैं कि मौखिक बंटवारा करने के बाद उसका यादाश्त बनाते हैं, इसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ पार्टीशन, तो उसको भी लगा करके साथ में आवेदन के दे करके अलग करवा सकते हैं। तो ये जमाबंदी बनाने का ये सब तरीका है। यानी कि तो इसके बारे में जब फिर म्यूटेशन एक्ट बताएंगे, म्यूटेशन एक्ट पर एक अलग लेक्चर आएगा, उस पर आप लोग सुनिएगा। एक महानुभाव है अभिनव गेमिंग। अभी गेमिंग लिखते हैं और पता नहीं गेम से तो होता है जुआ खेल होता है, तो कौन सा गेमिंग खेलते ही पता नहीं, इसलिए अपना नाम और पैसा ही क्लियर करें और कहाँ से प्रश्न पूछ रहे हैं, कहा कि इनका बराबर आता है। ये बरबरदा और CS खतियान के बारे में पूछे। हालांकि एक बार इनका कुछ व्हाट्सएप पर भी आया था। बरबरदा करके कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन कहीं कहीं लोकल में अगर कोई बरबरदा बोला जाता है तो उसके बारे में हम उनको कहा था कि हम पता लगा करके आपको कहेंगे, और कुछ बात उनको बताई थी कि बरबरदा इज ए कॉस्ट और एक्सपेंडिचर ऑफ कन्वेइंग समथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू। ऑफिशियल एक्सपेंडिचर को बरबरदा ऐसे कहा जाता है, और बरबरदा अलग चीज है और खतियान अलग चीज है। उसी तरह से एक प्रश्न है जेड आबदीन। जेड आबदीन साहब कहाँ से बात किए हैं, स्थान शायद नहीं है, या अगर दिए होंगे तो हम भूल गए। इनका प्रश्न यही था कि 72-73 में सरकार से ऑक्शन परचेज किए हैं, मतलब नीलाम में खरीदे हैं, लेकिन इनके मन में शंका है कि जो जमीन नीलाम में खरीदे हैं उसमें खतियान, उस जमीन का खतियान में किसी अन्य व्यक्ति का नाम है। तो जाहिर बात है कि ये नीलाम जब हुआ तो किसी न किसी मुकदमा में हुआ होगा। ऐसे नीलाम सरकार नहीं करती है, कोई न कोई मुकदमा हुआ होगा, या सरकार तो मुकदमा करती है जो लगान वसूली के संबंधित, या अन्य कोई मुकदमा हुआ हो जिसमें कुछ लेन देन रुपये का सरकार को देना हो और नहीं दिए हो, तो उस संदर्भ में भी नीलाम हो सकता है। तो किस कारण से नीलाम हुआ, किस कोर्ट से हुआ, इसका डिटेल उनके पास नहीं है, न प्रश्न में दिया गया है। फिर भी कोई भी नीलाम हो, अगर कोर्ट से नीलाम हुआ या सरकारी नीलाम हुआ तो कोई न कोई कानून के अंतर्गत ही हुआ, उसका कई तरह का कानून है। तो नीलाम होने के बाद जो नीलाम खरीदार होता है उसको प्रमाण मिलता है, उसको बोलते हैं सेल सर्टिफिकेट। उर्दू में उसको बोलते हैं बै सुल्तानी। बै का माने बिक्री, और सुल्तानी का माने सुल्तान राजा को कहते हैं। तो राजशाह बादशाह जो भी हुआ था, आज का राज बिहार राज कहते हैं ना, तो राजा सरकार है, बिहार सरकार राजा है। तो बै सुल्तानी माने सुल्तान के तरफ से जो बै किया गया। तो कोर्ट जो है रिप्रेजेंटेटिव सरकार का होता है। तो कोई भी कोर्ट हो, रेवेन्यू कोर्ट हो या सिविल कोर्ट हो, जहाँ नीलामी होता है, या क्रिमिनल कोर्ट हो, तो नीलामी के बाद जब खरीदारी हो गया तो ऑक्शन परचेजर को प्रमाण कुछ रहना चाहिए। कोर्ट के आदेश के अलावे एक सेल सर्टिफिकेट होता है, वही प्रमाण है। जैसे आप जमीन खरीदते हैं किसी प्राइवेट पार्टी से तो सेल डीड रहता है, तो कोर्ट से नीलामी खरीदते हैं तो उसका सेल सर्टिफिकेट होता है, उसको बै सुल्तानी बोलते हैं। उससे तो ये प्रमाणित हो गया कि आपने खरीदा, लेकिन आपका कब्जा उस पर हुआ कि नहीं हुआ ये जब तक प्रमाणित नहीं होगा, क्योंकि जमीन किसी और का था और सरकार ने उसको नीलाम कराया या कोर्ट ने नीलाम कराया या कोई व्यक्ति ने भी, प्राइवेट व्यक्ति भी कोई नीलाम करा सकता है। अगर किसी महाजन का किसी के ऊपर कर्जा है और कर्जा नहीं दिया तो उसका जमीन नीलाम करा के वो कर्जा वसूल कर सकता है। कई तरह के मुकदमा होते हैं उस तरह के। आजकल बैंक कर्जा देती है तो बैंक नीलाम करा लेती है और कर्जा वसूल कर लेती है, या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो बहुत कारणों से नीलाम होता है। तो नीलाम होने पर अगर आप खरीदे हैं, तो आप या आपके पूर्वज खरीदे हैं, कभी का भी हो, किसी भी कानून के अंदर हो,
तो उसके बाद उसको कब्जा लेने का प्रमाण भी होना चाहिए। उसको बोलते हैं दखल देहानी, डिलीवरी ऑफ पोजीशन। और जिस कागज के जरिए दखल देहानी दिया जाता है उसको बोलते हैं वारंट ऑफ डिलीवरी ऑफ पोजीशन। जैसे बैंक से आजकल हो रहा है तो उसको सर्टिफिकेट ऑफ पोजीशन भी बोलते हैं। तो कोई न कोई प्रमाण कागजी होना चाहिए कि आपका पोजीशन है। तो अगर आपके पास सेल सर्टिफिकेट है और उसके बाद पोजीशन सर्टिफिकेट है तो उस दिन से वो चीज आपका माना जाएगा। 100% राइट, टाइटिल, इंटरेस्ट जो भी है सब आपका माना जाएगा। अब जिस व्यक्ति का टाइटिल उस पर रहा पहले नीलामी के एक दिन पहले तक अगर उसका था तो वो उसका टाइटिल समाप्त हो गया। अब उसका नाम खतियान में है या उसका नाम पुराने सेल डीड में है या गिफ्ट डीड में, कहीं भी हो, कहीं भी उसका नाम हो, उसका अब कोई वैल्यू नहीं होगा, अभी वो समाप्त हो गया। जैसे उदाहरण के लिए आप ये समझ सकते हैं कि राम के पास 5 एकड़ जमीन है। राम ने 5 एकड़ जमीन में 1 एकड़ श्याम को बेच दिया। 10 साल के बाद श्याम ने उसको फिर मोहन को बेच दिया। और राम का पोता कहता है कि नहीं तो हमारा टाइटिल डीड है, उसमें हमारे नाम दादा के नाम में है, हमको विवाद करता है, तो नहीं होगा, क्योंकि वो उस पर टाइटिल ट्रांसफर हो गया, उसका हकीकत समाप्त हो गया। तो उसी तरह से नीलाम से भी हकीकत समाप्त हो गया। इसलिए घबराने की बात है, जैसा आप बताए हैं उसके हिसाब से आप खरीदे हैं या आपके पूर्वज खरीदे हैं तो रियल ओनर वही है, उन्हीं का टाइटिल माना जाएगा। 7वां प्रश्न है रवि कर्ण। इन्होंने भी अपना प्रोफेशन नहीं लिखा है और स्थान नहीं लिखा है, लेकिन सवाल करने के लहजे से पता चलता है कि जरूर कचहरी से संबंधित कोई न कोई काम करते हैं या विधि व्यवसायी हैं, अधिवक्ता या अधिवक्ता के मुंशी हों या और सजग व्यक्ति हों जो मुकदमा का अनुभव रखते हों कोर्ट कचहरी का। चूंकि इन्होंने कोट किया है सेक्शन 48D BT एक्ट के बारे में, इस पर तो अलग से एक चर्चा करेंगे। सेक्शन 48D यानी कि सेक्शन 48 एक अलग चैप्टर है बीटी एक्ट में, जिसमें ABCDEF बहुत GHI तक है। उसको बोलते हैं अलग से, उसका नामकरण कर दिया है बटेदारी कानून। वो बटाई से संबंधित है, बटेदार यानी कि अंडर रैयत से संबंधित है, उसमें सारा प्रावधान है। और उस पर एक लेक्चर में भी हो सकता है समाप्त नहीं हो, इतनी उसमें प्रक्रियाएं हैं, सबके बारे में बताएंगे। तो बीटी एक्ट का सेकंड पार्ट जो लेक्चर होगा उसमें वो आएगा, अलग से वो आएगा बटेदारी कानून करके, लेकिन उसमें पूरा आंसर हो जाएगा। अभी आपके प्रश्न का आंसर कर देते हैं। ये बता चुके हैं कि रैयत और दर रैयत, रैयत एंड अंडर रैयत। तो अंडर रैयत यानी कि बटेदार, तो बटेदार को रैयत बनने का अधिकार दिया गया। ये आजादी के बाद बिहार सरकार ने यहाँ पर कानून पारित करके 1987 में सेक्शन 48 में अमेंडमेंट करके बहुत सा प्रावधान जोड़ा। वो छोटे छोटे लोग, गरीब लोग जो भूमिहीन होते थे, वही लोग बटाई अपना श्रम करके जीविकापार्जन करते थे। तो कोई बड़े रैयत हैं कि जिनके पास 150 बीघा जमीन है, तो अपने से खेती नहीं करते थे, तो छोटे छोटे गरीब लोगों को जिनके पास जमीन नहीं है जोतने के लिए देते थे, वो मेहनत करके उपज करके जमीन के मालिक को भी देते थे, अपने भी स्वयं परवरिश करते थे अपने परिवार का। तो बहुत अच्छा रिश्ता चला रहा था, लेकिन धीरे 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 बहुत प्रकार का विवाद होने लगा। जैसा पिछले व्याख्यान में मैंने कहा था कि बटेदारी का केस और मिनिमम वेजेज का केस बहुत होने लगा, तो इसलिए उनके हक में ये कानून मरम्मत किया गया 1987 में, 1987 में, और जोड़ दिया गया प्रावधान कि अगर कोई अंडर रैयत है तो वो रैयत बन सकता है। तो उसके लिए शर्त रखा गया कि अगर वो 12 साल से कंटिन्यूअस जोत रहा है तो वो सेटल्ड अंडर रैयत है। जैसे रैयत सेटल्ड होता था वैसे वो सेटल्ड रैयत है, कंटिन्यूअस 12 साल से जोत रहा है, तो उसको लैंडलॉर्ड अब हटा नहीं सकता है। यानी कि जो मेन रैयत है, मूल रैयत, उसको बेदखल नहीं कर सकता। अगर बेदखल करेगा तो वो बटेदारी एक्ट जिसको कहते हैं, ये सेक्शन 48 के तहत उसके लिए DCLR को कलेक्टर का पावर दिया गया है, DCLR केस कर सकता है और रैयत को नोटिस करके उसको रोका जा सकता है कि आप इनको बेदखल नहीं कीजिए।
आप उपज में आप जो ले रहे हैं आधा आधी ले रहे हैं लीजिए, लेकिन यही जोतते रहेंगे। तो उसको प्रोटेक्शन के लिए ही बनाया गया, अंडर रैयत के राइट को प्रोटेक्शन के लिए सब प्रावधान बनाया गया। तो उसके अलावे उसके साथ और दया दृष्टि दिखाई गई कानून के द्वारा कि अगर आप चाहिए तो खुद रैयत बन जाइए, यानी कि जमीन का मालिक बन जाइए। वो कैसे? शर्त ही कि 12 साल तक लगातार आप जोतते रहिए। दूसरा शर्त है कि जितना मालगुजारी लगता है उसका 24 गुना आप जो मूल रैयत है उनको चुकता कर दीजिए कंपनसेशन के रूप में, तो आप रैयत बन जाएंगे। तो उसके लिए एक प्रक्रिया बनाया गया, उसमें रूल बनाया गया। 87 में जब अमेंडमेंट हुआ तो उस प्रक्रिया के तहत अंचल अधिकारी को पावर दिया गया, उसका एक फॉर्म बनाया गया, उस फॉर्म में भर के देना है और उसका विपक्षी जो मूल रैयत है उसको नोटिस जाएगा, दोनों पक्षों सुनवाई किया जाएगा, तब आदेश पारित होगा। आदेश पारित में कोई त्रुटि है तो कोई पक्ष ऊपर अपील भी कर सकता है। ये सब कानून बनाया गया। तो ये कहने का मतलब है कि 2 आधार है रैयत बनने का, एक लगातार 12 साल अंडर रैयत यानी कि बटेदार के रूप में जोत आबाद करें, और दूसरा 24 गुना वो जो उसका रेंट लगता था उसका 24 गुना वो कंपनसेशन के रूप में अदाय करें, और विहित प्रपत्र में एक फॉर्म है उसके अंदर वो अप्लाई करें, और प्रक्रिया के द्वारा गुजरने के बाद उनको रैयत का अधिकार दे दिया जाएगा अंचलाधिकारी के द्वारा। तो इनका प्रश्न भी हो गया। अब 8वां प्रश्न है राजकुमार। राजकुमार जी ने भी अपना प्रोफेशन और स्थान नहीं लिखा है, लेकिन इनका बहुत सीधा प्रश्न है, जमींदारी में पट्टी क्या होता है? देखिए, पट्टी को समझाने के लिए आपको बताते हैं। आप लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि मेरा पट्टीदार है, से गोतिया भी बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं एग्नेट्स। हिंदू लॉ में एग्नेट्स आता है ना। अब जैसे एक हुआ अपना भाई, एक हुआ चचेरा भाई, एक हुआ चचेरा भाई, तो ऐसे दूर होते जाता है। तो जितना दूर होते गया, अगर एक ही वंशज से आते गया, जैसे जैसे संतति बढ़ते गई, दूर होते गया, तो वो सब गोतिया हो गया। लेकिन जिसको कॉमन स्टॉक में अगर हक है, जैसे कोई एक आदमी है उसको 4 लड़का है, तो चारों का बराबर बराबर हक हो गया, तो चारों आपस में क्या कहलाएगा? पट्टीदार है हम लोग। माने एक का 4 आना हक हुआ, दूसरे का 4 आना, तीसरे का, तो 4 पट्टीदार है हम लोग, माने 4 हिस्सेदार हैं। तो पट्टी का मतलब हिस्सा हुआ, सीधा माने। तो जनरली जमींदारी के समय और सर्वे के समय पट्टी का इस्तेमाल जमींदार के हिस्सा को दिखाने के लिए या बंटवारा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो बहुत सा, जैसे कि तौजी होता था, रैयत का खाता होता है, तो जमींदार का तौजी होता था, उसका जो रिकॉर्ड बनता था, तो तौजी नंबर जमींदार को मिलता था। तो उस तौजी में अगर 4-5 जमींदार का हिस्सा है तो वो पट्टीदार हो गए, उस तौजी के 4 पट्टीदार हो गए। और चारों का ज्वाइंट इंटरेस्ट है तो उसको सामिलात तौजी भी बोला जाता था, मतलब ज्वाइंट तौजी है, यानी कि 4 जमींदार हैं, चारों का उनमें ज्वाइंट हक हिस्सा है, प्रोप्राइटरी राइट, जिसको हकीयत मिल्कियत बोलते थे, जमींदारी राइट को। और बाद में अगर वो जमींदार ने अपना अपना हक हिस्सा बांट लिया, 4 जमींदार थे, चारों ने कहा नहीं 25-25 पैसा का हमारा अलग हिस्सा कर दिया जाए, तो हिस्सा तो अलग हो गया 25 पैसा। अब उस 25 पैसा में मान लिया कि 100 पैसा में उसका जो तौजी था उसके अंदर 1000 रैयत थे और 100 गांव था, तो वो गांव का बंटवारा या रैयत के हिसाब से या गांव के हिसाब से बंटवारा हो गया। जमींदार लोग आपस में कर लिया, मौखिक रूप से कर लिया, लिखित रूप में कर लिया, कलेक्टर के यहाँ से बंटवारा कर लिया, किसी भी आधार से बंटवारा कर लिया जो वैलिड था कानून में। तो जितना एक जमींदार को मिला, जितना गांव मिला, जितना उसको मालूराई आमदनी में मिला, तो वो उसका हो गया पट्टी। माने ABCD मान लिए, तो ए के पट्टी में है, बी के पट्टी में है, सी के पट्टी में। तो बट करके जमींदार का जो हिस्सा मिला जमींदारी में वो पट्टी कहलाता था, यानी कि हिस्सा कहलाता था जमींदार का। तो यही पट्टी है और ये आपको मिलेगा
खतियान में ही कहीं कहीं मिलेगा और दूसरे कागजात में भी मिलेगा पट्टी। तो इनका भी प्रश्न हो गया। आपको लास्ट है अजय कुमार जी का। इनका कोई प्रश्न नहीं, इन्होंने व्हाट्सएप नंबर मांगा है, तो शुरू में हमने व्हाट्सएप नंबर बता ही दिया कि जो मेरा मोबाइल नंबर है BSNL का, उसी में व्हाट्सएप नंबर है। फिर भी अजय कुमार जी के लिए मैं एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, 9431078617। तो आज सभी प्रश्नों का उत्तर मैंने समाहित कर दिया। अब आप ये अपेक्षा नहीं करें कि फिर हम यूट्यूब पर लिखित उत्तर दें या व्हाट्सएप पर लिखित उत्तर दें, क्योंकि समय अभाव रहता है, व्यस्तता रहती है। फिर भी आप लोगों की जिज्ञासा जितनी बढ़ रही है और जितना आप लोग जुड़ते जा रहे हैं इस चैनल से, तो इसलिए आप लोग से ये भी अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, ताकि मेरा भी उत्साह बना रहे। और हम जब भी समय मिलेगा कुछ न कुछ आपका समाधान, जो लीगल प्रॉब्लम है, वैधानिक कठिनाइयाँ आती है और सही सही निम्न न्यायालय में या उच्च न्यायालय में जो आपको कोई मार्गदर्शन नहीं मिलता है, या संबंधित अधिवक्ता महोदय उतना सारगर्भित वैधानिक तथ्यों को नहीं समझने के कारण गलती कर देते हैं, वो सब विषयों पर भी हम आपकी मदद कर सकते हैं और आप खुद जागरूक होकर के समझ सकते हैं। तो खुद भी सुने, इसको ध्यानपूर्वक सुने, समझें, और जहाँ तक हो आप उसको अपने ज़रूरत के हिसाब से प्रयोग करें और अपने संबंधित व्यक्तियों को अब इसके बारे में, चैनल के बारे में बताएं और उनको जोड़ें। सब्सक्राइब करने के लिए उत्साहित करें, आप शेयर कर दें और उनको लिंक भेजें और उत्साहित करें, और व्यूज़ अपना एक्सप्रेस करें, लाइक वगैरह जो होता है। कमेंट्स तो आप करते ही हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो आप कमेंट्स, अभी तक तो हमारे पास कोई कमेंट्स ऐसा नहीं आया है जो कुछ हमको मार्गदर्शन दे। एक महोदय ने गुजरात से हमको फ़ोन किया था और बहुत विनम्र भाव से उन्होंने नमस्कार चरण स्पर्श के साथ किया था। तो उन्होंने बताया था कि आप जो सीधा खड़ा वीडियो बनाते हैं वो उस तरह से नहीं बनता है, उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। तो मैंने उनको धन्यवाद दिया था। और एक सौमित्र जी हैं अधिवक्ता महोदय, वो अभी कई प्रश्न पूछे थे, आज उन्होंने मेरा नंबर भी जानना चाहा था और वो कुछ ये सब टेक्निकल नो हाउ उनके पास है, तो उनको मैंने रविवार, उन्होंने स्वयं इच्छा जाहिर किया था कि हम इसमें कुछ मदद कर सकते हैं, तो रविवार को मैंने उनको समय दिया है। अगर सौमित्र जी सुन रहे होंगे तो ज़रूर वो इसमें हमको मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये काम हमारे बस की बात नहीं है। हम लोग कभी इस तरह के अनुभव प्राप्त नहीं किए। जब लेक्चर प्रारंभ हो गया एकेडमी में, और जब उस समय लॉकडाउन लगा हुआ था, वर्चुअल क्लास लेना पड़ रहा था, तो उसी समय जो कंप्यूटर के सामने हम लेक्चर देते थे या लैपटॉप के सामने लेक्चर देते थे, उसी से वो यूट्यूब पर हमारे जूनियर लोगों ने अपलोड करना शुरू कर दिया था। और इसके लिए लगातार पहले से अनुरोध होता था, लेकिन हमको इसकी जानकारी नहीं रहने के कारण हम स्वयं इसको नहीं कर पाते थे। तो इसलिए आप सबों के सहयोग के लिए, इसके लिए भी धन्यवाद। आप लोग सुन रहे हैं इसके लिए भी धन्यवाद, प्रश्न करते हैं इसके लिए भी धन्यवाद। और आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लोगों को मिले, इसलिए अपने स्तर से इसका प्रचार प्रसार भी करें और लोगों को जोड़ें। धन्यवाद।